वेलकम बैक इन स्टोरी वर्ल्ड। इससे पहले सादा लिफाफा उपन्यास के 2 भाग आपके सामने मैं ला चुका हूं। आज आपके सामने उपस्थित है भाग 3। लगभग तैरता हुआ वह गली के बीच से गुजरता सेंट्रल एवेन्यू पर आ निकला। अनेक दुकानों में जनरेटर की मध्यम रोशनी हो रही है। फुटपाथों पर उसकी छाया मात्र है। मेट्रो रेल के निर्माण के लिए रास्ते बीचों बीच लगातार खोदे जा रहे हैं। लोहे की छड़ खड़ी कर उन पर सीमेंट के स्लैब से गड्ढों को ढक दिया गया है, लेकिन रास्ता तब भी कूड़े करकट से भरा है। बड़े बड़े लोहे के छड़ सीक जंजाल में पड़े हैं। इन्हीं के बीच से रास्ता निकाला है। दूसरी तरफ से गाड़ियों का आवागमन। ठीक उस पार गुपी वसाक लेन है। उसकी बाईं तरफ 125 वर्ष पुराना मित्र परिवार का विराट मकान के बाएं सटकर पूर्वजों में किसी नाम से काली मोहन मित्र लेन। दोनों गलियां दोनों तरफ से मुड़ते मुड़ाते सीध में चली गई हैं, चित्तपुर रोड तक। प्रियव्रत सेंट्रल एवेन्यू पार होने के लिए न्यू मेडिको दवा की दुकान के सामने आकर खड़ा हुआ। दुकान के सामने मध्यम प्रकाश में ठीक से छाया तक नहीं बनती। यहीं से उसे रास्ता पार करना है। प्रियव्रत चौंक उठा प्रियव्रत। बाईं तरफ से कोई दबी आवाज में उसे पुकार रहा है। तेज नजरों से देखते हुए जैसे देखा उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। कौन है? अरे घर नहीं गए? प्रियव्रत आगे बढ़कर खुद ही केलों के सामने खड़ा हुआ। अंधेरे में खड़ा क्या कर रहा है? नीरू कहाँ है? बोलता हूं नीरू यहीं तो यहां वहां पर। एक विपत्ति आ पड़ी है, तेरी मदद की जरूरत है। खुद ही केलों के चेहरे की प्रतिक्रिया दिखाई नहीं पड़ रही है, पर उसकी दबी आवाज में डर छिपा है। प्रियव्रत ने घूमकर देखा। थोड़ी दूर पर मकान की दीवार पर किसी की छाया पड़ रही है। नीरू है। लोड शेडिंग ना होती तो चला जाता, लेकिन कल ही डरा धमका गया है। कौन थ्रेट कर गया? वे लोग। वे कौन? जिन्होंने नीरू से बलात्कार किया। इन दिनों वे सब जमानत पर छूटे हुए हैं। 3 दिन है। तूने अखबार में पढ़ा नहीं? रेप तीनों अखबार में कब देखा नहीं? तो 8 महीने पहले छपा था। सब कुछ बाद में बताऊंगा। वे सब असली गुंडे हैं। उनका एक बड़ा दल है। केस उठा लेने के लिए कहा था। पुलिस ही केस कर रही है। मैं कैसे केस उठा लूं? परसों ही फैसले का दिन है। प्रियव्रत इस अंधेरे में काली मोहन मित्र लेन से नीरू का जाना ठीक नहीं होगा। उसे जान से मार डालेंगे। खुद ही केलों ने दोनों हाथों से प्रियव्रत की दाहिनी कलाई पकड़ रखी है। तो उसको गुपी वसाक लेन से अपने घर में ले जा। उसके बाद पिछवाड़े के दरवाजे से वह अपने घर चली जाएगी। इतना भर तुझे मदद करनी पड़ेगी भाई। घर पर 7 दिन पहले वे सब चाकू मारने की धमकी दे गए। कल तीनों दुकान पर आकर बोल गए, लड़की को उठा ले जाऊंगा, दुकान को बर्बाद करके रख दूंगा। ये सब घर का बताया नहीं। बोलता तो रोनो धोना शुरू हो जाता। दुकान बंद हो गई तो इन सबों को खिलाऊंगा क्या? बड़े झमेले में हूं। इतना कुछ हो गया है। प्रियव्रत का माथा भन्ना आ रहा है। तो भी पुलिस को खबर करा, क्या फायदा? बोल गए हैं पुलिस को खबर की तो एक ही जगह 2-2 लाशें गिरेंगी। पुलिस कब तक और कितने दिनों तक हमारी रक्षा करेगी? खुद ही केलो मानो गहरे गड्ढे के किनारे खड़े नीचे की तरफ ताक रहा है। उसकी आवाज में किसी तरह का आवेग नहीं। परसों फैसला है। हाँ, नीरू को लगता है जिरह करेगा वकील। आसामी को पहचानने के लिए कहेगा। प्रियव्रत के दिमाग में ढेर सारे सवाल उभर रहे हैं, जबकि सवाल करके समय नष्ट करना अभी ठीक नहीं। उसने दोनों तरफ तथा सेंट्रल एवेन्यू के उस पार देखा। गाड़ियों की रोशनी में कभी कभी फुटपाथ दिखाई पड़ जाता है। मटर रोल वाली ठेला गाड़ी पर लालटेन जल रही है। ग्राहक नहीं है। लोग सावधानी से चल रहे हैं, लेकिन नीरू को उठाकर ले जाने वाले लोग नहीं हैं। हो सकता है वे सब काली मोहन मित्र लेन के भीतर इंतजार कर रहे हों, अथवा उसके मकान के सदर दरवाजे पर खड़े हों। वहीं से तो गली मुड़ती है। वहां पर दोनों मकानों की दीवारों के बीच में एक 15 गज लंबी कच्ची बंद गली है।
उस गली में छुपा जा सकता है। चोर पुलिस खेलते समय छुटपन में वह कितनी बार उसमें छिपा था। ठीक है, नीरू मेरे साथ जाएगी। खुद ही केलो तुरंत नीरू के निकट आकर उसको पास बुला लाया। तू चाचा के साथ चली जा, मैं ट्राम रास्ते से दुकान पर जाऊंगा। यह कहकर खुद ही केलो तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। प्रियव्रत हठात अपने भीतर कमजोरी महसूस करने लगा था। अचानक ऐसी अवस्था में पड़ने पर समझ नहीं पा रहा कि इसमें उसके डरने जैसी क्या बात है। बाईं पॉकेट में एक मोटी चीज को महसूस कर रहा था। उसे सुरक्षित अपने घर ले जाना है, उसके साथ इस लड़की को भी। दोनों काम एक ही तरह के हैं। तुम मेरे साथ साथ चलो। सेंट्रल एवेन्यू पार करने के बाद अंधेरे में गुपी वसाक लेन में घुसने के पहले प्रियव्रत 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ, नजर ठीक की। रास्ता उसका जाना पहचाना है, मगर नीरू का नहीं। वहां पर कितनी वर्षा हुई है पता नहीं। यदि खूब हुई है तो कहीं कहीं पर पानी भरा होगा, यह उसे पता है। कुछ दिन पहले पानी के पाइप की मरम्मत के लिए कारपोरेशन के लोग 5 1 नंबर मकान के सामने गड्ढा खोद गए थे। उस जगह पर मिट्टी का ढेर जमा है। वर्षा की वजह से वहां कीचड़ जमा होगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। रास्ते में गड्ढे और कीचड़ के ढेर हैं। नीरू उसके पीछे चल पड़ी। प्रियव्रत धीरे धीरे और सावधानी से चल रहा है। कुत्ता बीच रास्ते पर पड़ा होगा। सामने से आने वाले लोगों के साथ धक्का लग सकता है। कुछ एक मकानों के सामने चबूतरे पर लोग बैठे हैं। वे सब 13 नंबर मकान के तो नहीं। वे नीचे तल्ले में एक कमरा लेकर किसी प्रकार गुजारा करते हैं। लोड शेडिंग होने पर औरतें भी इस चबूतरे पर आ बैठती हैं। लाल बिंदु की तरह आग जलकर बुझ गई। उसके पास से गुजरते हुए प्रियव्रत को बीड़ी की गंध लगी। कुछ एक घरों में जलती मोमबत्ती की रोशनी खिड़की से होकर रास्ते पर आते आते खत्म हो गई है। खिड़की के पास से जाते हुए लोगों पर रोशनी पड़कर कांप कांप जाती है। नीरू से बलात्कार हुआ, रेप, वास्तविक अत्याचार। 8 महीने हो गए, जबकि उसे पता नहीं। उसको देखकर नहीं लगता ऐसा। पता लगने जैसी बात भी नहीं। इतने दिनों बाद किसी औरत को घंटा भर देखकर पता लगाया जा सकता है क्या? प्रियव्रत को खुद ही अपनी बेवकूफी पर झुंझलाहट हुई। चेहरे पर कोई साइन बोर्ड लगाकर थोड़े ही घूमता है। इतनी बड़ी दुर्घटना इतनी कम उम्र में घटी, तिस पर फिर केस, जान पर आफत, धमकी। अभी नीरू के मन पर क्या बीत रही होगी। फणिपाल आज नहीं आया। 20 सालों में यह पहली बार हुआ है। उसका मन भी अशांत है। क्या पता। किरासन दुकान में पूछा था, कल दोपहर को बोला। रोज तो यही बोलता है। अंधेरे में चबूतरे पर बैठे मर्द औरत की बातें सुनाई पड़ी। उसके यहाँ खाना कोयले के चूल्हे पर पकता है, लेकिन स्टोव के लिए किरासन की जरूरत पड़ती है। तिलू को खबर दे रखे, अब 5 बाई 1 नंबर मकान आएगा। यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा है। लो मेरा हाथ पकड़ो। अंधेरे में ही प्रियव्रत ने हाथ बढ़ाया। निरुपमा के बाएं हाथ की उंगलियों को मुट्ठी में भर लिया। घिसटता हुआ उस जगह को पार कर प्रियव्रत थिड़का। कुछ लोग छाया की तरह इसी ओर सामने से बढ़े आ रहे हैं। मुट्ठी में भरी उंगलियां कसकर पकड़ ली। नीरू ने उसकी पीठ से लगकर दाहिने हाथ से उसकी बाह जकड़ ली। जंग लगे कब्जे के खुलने जैसी आवाज उसके मुंह से निकली। प्रियव्रत मकान की दीवार से सटकर नीरू का हाथ पकड़े खड़ा रहा। उसके बाईं तरफ एक खुली खिड़की, कमरे के भीतर अंधेरा। खिड़की पर एक बच्चे की छाया दिख पड़ी। माँ, खिड़की के पास 2 भूत, देखो आओ। दोपहर पर बदमाशी करोगे तो भूत आएगा ही। भीतर से माँ की आवाज, इस बार तुमको पकड़ ले जाएगा भूत। 3-4 लोग सामने से आते हुए पास से निकल गए। उनके बीच कोई बातचीत नहीं। पैर की आवाज के गायब होने पर प्रियव्रत को महसूस हुआ कि एक साथ नीरू को छाती से लगाए रखा है और नीरू एक हाथ से कसकर उसकी कमर पकड़े हुए है। खिड़की के पास बच्चे की छाया गायब थी। लगा भूत के डर से माँ की गोद में जा छुपा है। डरो नहीं, वे सब नहीं है। अब इस तरफ घूमते ही 2 मकान छोड़कर आगे। धीरे धीरे नीरू ने हाथ कमर से हटाया। प्रियव्रत ने अपने कंधों से उसका हाथ धीरे से हटाया। वे चुपचाप मोड़ काटते हुए 2 मकान छोड़कर ठिठक कर खड़े हुए। इस गली का एकदम आखिरी मकान। दोनों तरफ दीवार के बीच से निकलती गली की ओर उंगली से इशारा किया प्रियव्रत ने। गुपी वसाक लेन से भी ज्यादा अंधेरा इसी गली में। यहाँ पर वे सब आकर खड़े हों। प्रियव्रत असमंजस में पड़कर बोला, देखो अब तो आ गया, मेरे पीछे पीछे आओ। अंधेरे में जूझते हुए वह दोनों हाथ और पैर फैलाते हुए बढ़ता रहा। नीरू पीछे के आने की पदचाप नहीं मिल रही। सामने से या बगल से कोई हमला कर दे
तो वह क्या करेगा? वे सब क्या सिर पर लाठी मारेंगे? तब तो वह चीखेगा। लोगों के जुटने में कितना समय लगेगा? तब तक नीरू को उठा ले जाने के लिए उन लोगों को समय मिल जाएगा। अगर चीख सुन भी ले तब भी चाचा के मकान से कोई बाहर नहीं आएगा। उनके साथ उसकी एवं हितू की बोलचाल बंद है। बाईं तरफ वाला दरवाजा मेरे चाचा का है, अभी भी जिंदा है, और वह मेरा है। कॉलिंग बेल के लिए हाथ उठाकर भी प्रियव्रत ने नहीं बजाया। लोड शेडिंग रहने पर इस तरह की भूलें अक्सर लोग करते हैं। दरवाजे पर दस्तक देने में भी हिचकिचाया। तभी तिलू दूसरे तल्ले पर होगा। साकल खटखटाकर वह आवाज उस तक पहुंचा पाएगा। ऑफिस से हितू के लौटने में समय 11:30 बज जाते हैं। दरवाजा खटखटाने पर निस्तब्ध रात में कुछ ज्यादा ही आवाज होती है। एक रात को हितू के साकल खटखटाने से ही चाचा के घर में कोई औरत, शायद मंडली बहू, जोर से बड़बड़ा उठी थी। यह एक और आफत है, इतनी रात को लोगों की नींद खराब करना। साथ ही साथ मझले भैया के छोटे लड़के बाबू ने एक तल्ले बरामदे से चिल्लाकर कहा था, सिर पर एक बाल्टी पानी डाल दो तब ठीक होगा। हितू भी चुप नहीं रहा। जवाब में कहा, डालकर देखो एक बार। बाबू एक तल्ले से उतरकर दरवाजा खोल बाहर निकला था। क्या करेगा तू? अलबत्ता पानी डालूंगा। अखबार का पत्रकार बना है तो क्या तुझे रात में लोगों को तंग करने का राइट है? फिर से बजाओ तो देखो फिर क्या करता हूं। प्रियव्रत भी नीचे उतर आया था। हितू का हाथ पकड़े भीतर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया, नहीं तो हाथापाई की नौबत आ जाती। बाबू और हितू हम उम्र हैं। बाबू ने जब हायर सेकेंडरी की परीक्षा दूसरी बार दी थी, हितू तब बीए फाइनल की तैयारी में जुटा था। बाबू अब उसके कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी है। प्रियव्रत ने दूसरे दिन ही बिजली मिस्त्री को बुलाकर दूसरे तल्ले पर कॉल लगाई थी। तिलू तिलू ऊपर की तरफ देखकर वह चिल्लाया, आता हूं बाबू। दूसरे तल्ले से उसकी आवाज आई। 15 मिनट के भीतर दरवाजा खोलकर निकल आया 15 साल का गंजी और हाफ पैंट पहने एक लड़का, हाथ में थामे लालटेन। नीरू को देखकर उसकी आंखों में कौतूहल भर आया। आओ। नीरू के भीतर आने पर प्रियव्रत ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। इस तरफ आंधी पानी आया था क्या? हाँ, 5-10 मिनट तक खूब हवा चली। वर्षा ज्यादा नहीं हुई। नीचे तल्ले पर पखाना और 2 कमरे। 1.5 वर्ष पहले भी दोनों कमरे एक बाइंडर को दे रखे थे। औरत और 2 लड़के बाइंडिंग का काम करते। व्यवसाय किसी प्रकार चल रहा था। 7 महीने किराया बाकी रखकर वह जब टीबी की बीमारी के अस्पताल में चला बसा, तब भी प्रियव्रत ने उसके परिवार को 2 महीने तक रहने दिया था। उसके बाद कई किराएदार आए पर घर किराए पर लेने, लेकिन जब कहीं से उन लोगों ने सुना कि पहले वाला किराएदार टीबी की बीमारी से मरा है, तब वे दोबारा नहीं आए। प्रियव्रत को पूरा विश्वास है कि यह बड़े बाबा के ही किसी आदमी की कारसाजी है। हितू ने कहा था, अरे खाली जरूरत नहीं है किसी को देने की, हम दोनों की कमाई से ठीक चल जाएगा। नहीं, मुझे रुपए की जरूरत है। क्यों? इसलिए हितू ने तब बोल नहीं पाया था कि उसे रुपए की इतनी क्या जरूरत है। केवल मंगला को उसने बताया था, लेकिन किराएदार को घर किराए पर देकर हितू के मन को दुखाना नहीं चाहता था। दोनों घरों में ताला लगा दिया। हितू को छोड़ अब कौन है उसका? तुम बिस्तर पर बैठो। प्रियव्रत ने लालटेन मेज पर रखी। नीरू बिस्तर के एक किनारे पैर लटकाकर बैठी। कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कमरे में नजर घुमाकर प्रियव्रत बोला, मैं कमरे को सामान्य से ठूसना पसंद नहीं करता। यही मेज, एक कुर्सी, बिस्तर, रैक और दीवार, अलमारी, बस। नीरू को यह सब सुनकर क्या अच्छा लगेगा? उसके कमरे में बिस्तर को छोड़ मेज, कुर्सी होगी। मंगला की स्टील अलमारी हितू के कमरे में है। उसको जब जरूरत नहीं पड़ती। अरे हाँ, एक टीवी सेट है। नीरू टीवी सेट पर से नजर हटाकर मंगला की दीवार पर टंगी तस्वीर देखने लगी। दीवार अलमारी के ऊपरी ताक पर शीशा लगा हुआ, बाकी लकड़ी। शीशे के भीतर कुछ एक बाइंड की हुई किताबें, शादी में उपहार के रूप में मिली किताबें मंगला ने सजाकर रखी हुई थी, अभी भी वैसी की सुरक्षित पड़ी है। ये सब तुम्हारी चाची की है, प्रियव्रत ने किताबों को देखते हुए कहा। तिलू दरवाजे के पास आकर खड़ा है। हितू का छोड़ा हुआ पैंट इस बीच पहन लिया था। चेहरे पर गंभीरता का लवादा, उम्रदार बनने की कोशिश। चाय बनाऊं? इस दीदी को पहचाना? हाँ, हमारे पीछे वाले मकान में रहती है। इसके बापू मेरे बचपन के दोस्त हैं। नीरू, चाय पियोगी? नहीं। एक कप मेरे लिए बना ले। और सुन,
कल दुकान से किरासन तेल मिलेगा? नीरू से कहाँ बलात्कार किया गया, किस तरह, कौन थे वे सब? ये सब सवाल पूछना क्या ठीक होगा? इतनी औरतें हैं, फिर उसे ही क्यों? पुरुषों को आकर्षित करने जैसी तो वह कुछ भी नहीं उसके शरीर में। कुछ देर पहले ही तो उसे छाती से लगाकर रखा था, पर इससे किसी प्रकार की उत्तेजना उसने महसूस नहीं की, बल्कि वह इस बात को भूल ही भी गया। डर आदमी को किस तरह अवश्य कर डालता है। अपने बापू से कभी मेरा नाम सुना था? क्या कभी कुछ बताया है? हाँ, आप दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे और आप गाना गाने में माहिर थे। प्रियव्रत का चेहरा खिल उठा। रेडियो में पसंद के गीत सुनने के लिए बड़े चाचा के घर जाता था। छोटे चाचा के कहने पर रिकॉर्ड के गाने नोट करता। वह तेजी से लिख पाता था। छोटे चाचा को आधुनिक गायक बनने का शौक था। जब वह चांदनी चौक की एक दुकान में कैशियर का काम करते हैं, रात में जिस दिन ऊंची आवाज में गाना शुरू करते हैं, उस दिन सभी जान जाते हैं कि शराब पीकर आए हैं। प्रियव्रत ने वहीं से गाना सीखा था। तुम्हारे यहाँ रेडियो है? हाँ, बहुत दिनों से बैटरी नहीं खरीदी है। नीरू के चेहरे पर क्या डर नाम की छाया दिखाई पड़ रही है? खड़ी नाक से होठों तक हिस्सा पीलापन लिए हुए, गोद में दोनों हाथ मोड़कर रखे हुए है। बीच बीच में चेहरा झुका लेती है। बलात्कार होते समय क्या चीखी थी? विरोध किया था? दोनों हाथों में तो कोई दम नहीं। बापू के साथ कहाँ गई थी? दादाजी के पास। पिताजी के मामा लगते हैं। उनको बचपन में देखा है। तुम्हारे घर में आते थे। काला रंग, खूब लंबे, सामने के दो ऊंचे दांत, नाक भी तो ऊंची। हाँ हाँ, यही पहले याद आनी चाहिए थी। अब तो वे काफी बूढ़े होंगे। पैरालिसिस हो गया है। दिन रात बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। देखभाल कौन करता है? घर में कौन कौन है? लड़का, बहू। वे सब एकदम नहीं देखते। एक नौकरानी है, वह भी सेवा नहीं करती। पिताजी इसलिए मुझे आज ले गए थे, लेकिन बहू यानी चाची मुझे रखना नहीं चाहती। क्यों? इससे तो उन्हें ही सुविधा होगी। सेवा शुश्रूष करने के लिए कोई खुद चलकर आए, इसमें आपत्ति क्या थी? नीरू ने चेहरा झुका लिया। तुलू चाय ले आया था। कप मेज पर रखते समय प्रियव्रत को लगा कि रोशनी कम हो गई है। लगता है तेल खत्म हो गया है। लोड शेडिंग कब तक चले क्या पता। अभी बिजली आ सकती है या अधिक रात गए। तब भी आंधी पानी होने से गर्मी थोड़ी कम है। रोटी बना ली है? वही तो बनाने जा रहा था। दिन में बना भोजन फ्रिज में रख दिया जाता है, रात में केवल गर्म कर लेना। तिलू के जाने पर उसने चाय की चुस्की लेते हुए देखा नीरू सिर नीचा किए हुए बैठी है। प्रियव्रत की दूसरी चुस्की की आवाज से उसने चेहरा उठाया। नजर मिलने पर नीरू ने नजर नीचे कर कहा, वे सब जान गए हैं। क्या जान गए हैं? यह प्रियव्रत पूछने ही जा रहा था कि अपने को रोक लिया। नीरू निश्चय ही जानती है कि सामने बैठे इस आदमी को उसके बापू ने यह सब बता दिया है। अब ना जानने का बहाना कर सवाल करना उसके साथ ज्यादती होगी। वह खुद बताना चाहे तो बताए। पिताजी ने कहा था कि मेरी लड़की का कोई दोष नहीं, फिर तुम लोगों की बदनामी क्यों होगी? और पता भी भला किसको है? चाची ने कहा कि उसके मैके के लोग जान गए हैं। अद्भुत। तो इसमें बदनामी क्या? यह तो एक प्रकार से भलाई करना है, कर्तव्य है अपनों के प्रति। यह तो गर्व करने लायक है। मैं होता रहने के लिए कहता। प्रियव्रत को खुद पता नहीं कि वह हठात क्यों विहला हो उठा था, लेकिन यह कहकर उसे अच्छा लगा था। नीरू की नजर में भरोसे की छाया तैरती हुई देख पाया था। यही भरोसा तो वह खुद पर महसूस करना चाहता है ना। इसके अलावा वहां रहने पर तुम सुरक्षित रहती, वहां तो खतरा। प्रियव्रत ने बात पूरी नहीं की। इस खतरे की बात उठाना नीरू के सामने ठीक नहीं होगा। पिताजी इसलिए तो वहां ले गए थे। इसका मतलब सेवा करना कारण नहीं था। खुद ही केरों के लिए अपनी लड़की की तथा अपनी जान बचानी भी जरूरी है। प्रियव्रत थोड़ा संयत होकर बोला, तुम जानती हो खतरा क्या है? हाँ, नीरू ने सिर हिलाया। उसे क्या डर नहीं लग रहा? संभवतः घर की चारदीवारी से घिरे रहने पर जीवन का दूसरा सुंदर पक्ष क्या है, इसकी उसे धारणा नहीं। जीवन में सुख व आनंद पाती तो डर लगता है। कैसा खतरा? क्या तुम्हें पता है? वे मुझे मार डालेंगे। वही आदमी, वह एक दिन आकर मुझे। नीरू ने आतुर नजरों से ताका। क्या सब कुछ बताना होगा? उसकी नजर में प्रश्न तैर रहा था। समझा, वह आदमी। फिर 1 हफ्ता पहले दोपहर में आया था। सदर दरवाजे पर खड़े होकर मैंने बातें की। माँ उस वक्त सो रही थी। पिताजी भी नहीं थे। उसका नाम अमर है। बोला था जो हो गया सो हो गया।
अब इसको लेकर झमेला मत करो, इससे नुकसान होगा। 2000 रुपये दूंगा, चुप्पी साध दो। अमर के साथ कोई था? हाँ, मुल्ले नाम का एक लड़का था, उसे भी पुलिस ने पकड़ा था। केवल यही कहने आया था? हाँ, बोला कोर्ट में जब केस हो ही गया है तो बचने का कोई उपाय खोजना ही पड़ेगा। मुझको अमर ने कहा कि अब हम लोगों की तरफ इशारा कर कोर्ट तुम्हें पहचानने को कहेगा, पूछेगा कि इन्हीं लोगों ने उस दिन शाम को कारखाने में ले जाकर तुम्हें बेइज्जत किया था। तब तुम बोलना ये नहीं, दूसरे लोग थे। बोला था इसी से केस बिगड़ जाएगा। कारखाना? कैसा कारखाना? कार्डबोर्ड बक्सा बनता है बहू बाजार में। 1.5 महीने हुए थे, काम में लगी थी, ऐसा हो गया। वे सब वहां काम करते थे? केवल वह लड़का काम करता था, अमर, और दूसरे सब कारखाना बंद हो जाने के बाद आते, वहां बैठकर शराब पीते, जुआ खेलते। वहां पर बम भी रखते भी देखा था। तुमने क्या पुलिस को उसका नाम बताया था? हाँ, तीनों का नाम लिया था। फिर उसके बाद अमर बोला कि उस समय दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इनका नाम भूल से ले लिया था कहना। दरअसल तुम हमें पहचानती नहीं हो, जानती नहीं, यही जज साहब को बताना। मैं बोली आप सबने जिसका सत्यानाश किया, जीवन बर्बाद करके रख दिया, अब अपने आप को बचाने के लिए उसी से झूठ बुलवाओगे? इस पर अमर ने कहा अभी तुम्हारे साथ तर्क करने का समय नहीं है, 2000 रुपये मिलेंगे, जान बचेगी। अब और क्या चाहती हो? उसके बाद ही उसने छुरा निकाला, स्प्रिंग दबाते हुए छुरा निकल आया, मेरे पेट से टिकाते हुए बोला जीने की इच्छा तो सबकी होती है ना, मेरी है, तुम्हारी है। इसी घर के अंदर ही तुम्हें जान से खत्म कर डालूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसा कहा है वैसा ही कोर्ट में बोलना, 2000 रुपये यहीं आकर दे जाऊंगा। यह कहकर वे चले गए। तुमने बापू को बताया है? हाँ, पिताजी, माँ व बहनें काफी डरी हुई हैं। माँ का कहना है कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, रुपए की भी जरूरत नहीं, यहीं छुप कर रहो। लेकिन मैं कहाँ जाकर रहूं? हमारा अपना कहने लायक कोई है भी तो नहीं। मध्यम रोशनी में नीरू का उतरा हुआ चेहरा डरावना लग रहा था। प्रियव्रत को यह चेहरा देखकर 20 साल पहले की एक घटना याद आ गई। इसी कमरे में ठेहुए के बल फणिपाल का पैर पकड़े हुए बैठा था। दरवाजे के पास खड़ी मंगला, बगल वाले कमरे में हितू सोया हुआ था। फणी भाई, आपको 5000 रुपये तो दिए हैं, उस वक्त तो कहा था फिर कभी नहीं मांगूंगा, तो फिर दोबारा क्यों? हर महीने 300 रुपये देते रहे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? लोअर डिवीजन क्लर्क की तनख्वाह है, यह तो जानते हैं। लगभग आधी तनख्वाह तो आप ही चाहते हैं। देखो प्रिय, इस तनख्वाह के 1 पैसे के भी हकदार नहीं हो तुम। यह नौकरी क्या कभी तुम्हें मिलती अगर मैं नहीं दिलाता? मैंने ही अतुल चंद्र घोष BA सर्टिफिकेट की व्यवस्था कर तुम्हें उसके नाम से परीक्षा में बैठाया। तुम्हारे ऑफिस के बड़े बाबू सुबल भट्टाचार्य मेरे अपनों में से एक हैं। उन्हें 2000 देना पड़ा। उन्होंने भीतर से तुम्हारे लिए यह नौकरी दिलवाई। ठीक था कि अतुल चंद्र घोष नाम के बदले बाद में प्रियव्रत नाम हो जाएगा। उन्हें कई बार इसकी याद दिलाई, फिर दिलाऊंगा, दिला रहा हूं। कहते कहते सुबल भट्टाचार्य ने कई महीने गुजार दिए। फिर उनका दूसरे विभाग में तबादला हो गया। अब तो रिटायर भी हो गया। इसका पता तो तुम्हें है ही। हाँ पड़ी भाई, जानता हूँ। मैं भी तो महीने दर महीने प्रत्येक दिन डरते हुए काटता रहा हूँ, कहीं पकड़ में ना आ जाऊं। जब असली परिचय का भंडाफोड़ हो जाएगा, इस पीड़ा का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तभी तो यहाँ आया हूँ। अब इस बार से हर महीने 300 रुपये देकर अपनी भूल स्वीकार करो, देखना शांति मिलेगी। अभी अगर तुम्हारे ऑफिस को पता चले कि तुम अतुल चंद नाम से पिछले 5 सालों से नौकरी में लगे हो तो तुम्हें क्या सजा होगी पता है? सोच समझ कर देख लेना। तुम्हारा लड़का ये जान जाए कि उसका पिता एक छुपा रुस्तम है, एक नामुराद है। फणिपाल ने अपनी दाहिनी हथेली से गाल को सहलाते हुए दरवाजे पर पत्थर की प्रतिमा बनी मंगला की तरफ देखा। आगामी महीने से मैं रुपया दूंगा, दया कीजिए। घर पर नहीं, ऑफिस में 1 तारीख को आएंगे। फणिपाल की उंगली में एक मटमैले रंग की प्रवाल की अंगूठी थी। प्रियव्रत एकटक उसकी तरफ देखता रहा था। उसे लगा कि उसके हस्तपिंड को ही वह अपने गाल पर सहला रहा हो। ठीक है, यही सही। नीचे उतरते समय फणिपाल ने धीमी आवाज में कहा, सभी जीना चाहते हैं, समझे प्रिय? तुम, हम सभी।
फणिपाल आज नहीं आया। 20 वर्षों में यह पहली बार। प्रियव्रत ने एक नजर में नीरू के चेहरे पर मंगला को ही मानो देखा हो। डर और असहायता की स्थिति में पीला पड़ गया चेहरा पतले टीन से बने मुखौटे की तरह लग रहा था। रुलाई रोकने की कोशिश में मुखौटा पिचक गया था। वह उस तरफ फिर देख नहीं सका। तुम्हें उस वक्त कैसा लगा था? सिर झुकाए बुदबुदाते हुए उसने पूछा था। यह प्रश्न किसी दिन मंगला से पूछेगा सोच रखा था, लेकिन पूछ नहीं सका। मुझे ठीक से याद नहीं। शायद उस वक्त जिंदा रहने की बात दिमाग में आई थी। मैं जब उस अंधेरे कमरे से भागकर बाहर आई थी तब शरीर पर केवल साड़ी और फटा ब्लाउज था। रास्ते पर बेहताशा भागती रही थी। तभी किसी ने पकड़कर रोका था। पूछा था क्यों मैं ऐसी स्थिति में भाग रही हूँ। देखते देखते ढेर सारे लोग जमा हो गए थे। वे ही सब मुझे थाने ले गए थे। यह नौकरी तुम्हें किसने दिलवाई थी? पिताजी के एक परिचित का मित्र ही कारखाने का मालिक है। उसने ही सिफारिश कर काम दिलवाया था। रोज 6 रुपए मेहनताना। तुम्हारी इस घटना की खबर अखबार में छपी थी? हाँ, अखबार तो नहीं खरीदते हैं, इसी में हमें इसका पता नहीं चला। मेरे सामने वाले मकान की मौसी ने तरु को बुलाकर पूछा था तेरी दीदी को क्या हुआ था? अखबार में छपा है कि तेरी दीदी से किसी ने बलात्कार किया। उसके बाद सैलून में कोई पिताजी को अखबार दिखाकर बोला था पता और नाम देखकर तो लगता है आपकी ही लड़की है। फिर भी हमारे मोहल्ले के सारे लोगों को पता चल गया। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती थी? यानी तुमको क्या खूब लज्जा आती थी? प्रियव्रत ने लालटेन की बत्ती तेज कर दी। वह नीरू के चेहरे पर भरपूर देखना चाहता था। वह आंखों की चमक में कोई परिवर्तन, होठों में कंपन अथवा गाल पर किसी प्रकार के संकुचन के आभास को नजरअंदाज करना नहीं चाहता था। ये सब जानकारी रखनी होगी। यदि वह भी किसी दिन पकड़ा गया तब उसकी अवस्था कैसी होगी? नीरू और वह एक स्थिति में नहीं खड़े हैं। उम्र, शिक्षा, आर्थिक सब तरह से उसमें बेहद अंतर है। उसके परिवार के दूर दराज के नहीं है, जबकि प्रिय के हैं। सामने मकान के ही 7-8 लोग दांत निपोर देंगे, हंसेंगे, चीख चीख कर उसकी धज्जी उड़ाएंगे। इसके अलावा नीरू औरत है, दुर्बल, गरीब, जबरदस्ती उसकी जान लूटी गई। अखबार के ये सब बड़े प्रचलित हैं और वह पुरुष है, उम्र दराज है, जानबूझकर छदम नाम से नौकरी कर रहा है, थककर साल दर साल तनख्वाह लेता रहा है। इन दोनों में एक ही तरह की प्रतिक्रिया की आशा नहीं की जा सकती। बावजूद इसके उसका तो हितू भी है। कब तक छुपा रहेगा प्रियव्रत का राज? अगले भाग में देखेंगे आप मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।